हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स? देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जो कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन मैंने आपको फिर से इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको ये रिपीट करना है और उसके बाद ही आपको नया टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैं पुरानी चीज़ें, दरअसल क्या है, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको तो क्या ये सीरियल वाइज क्रम से चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या पुराना भी थोड़ा बहुत रिलेट कर देता हूँ, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि पुराना नया टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको पुराना तो थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कच्चा चिट्टा पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सा हल्का सा अगर रिपीट करना चाहूँ तो यहाँ पर आता है कुछ इस तरह से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो पहला वर्ग होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला वर्ग, ठीक है, वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है और ये सबसे लास्ट में जाके आपका यहाँ तक जिंक तक पहुँच जाता है। ठीक है, Zn आता है, फिर Cd आता है, फिर Hg आता है और यहाँ पर अपन रिक्त स्थान छोड़ देते हैं। समझ गए? इस तरह से आपके के पूरे एलिमेंट्स आ जाते हैं और ये तीसरा वर्ग होता है। आवर्त सारणी के हिसाब से ये तीसरा वर्ग होता है और ये आपका 12वां वर्ग होता है। ठीक है, तो आज जो हम जितने भी इनके गुणधर्मों की बात करेंगे वो यहाँ से तीसरे वर्ग से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्या हो रहा था और इसके बाद क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा और इसके पहले क्या हो रहा था उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हम बात करेंगे आज यहाँ से लेके तीसरे से लेके कौन से तक, 12वें तक। यानी मैं जब भी बात करूं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे तो आपको ये नहीं समझना है कि सर एस ब्लॉक के लिए बता रहे हैं या पी ब्लॉक के लिए बता रहे हैं। किसके लिए बता रहा हूं? केवल और केवल डी ब्लॉक के लिए। अगर किसी आवर्त की बात करूं तो आवर्त भी किसके लिए बात कर रहा हूं? केवल डी ब्लॉक के लिए। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो सबसे पहली बात है, इसमें हम डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके कुछ गुणधर्मों की बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से गुणधर्म दर्शाते हैं, इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। इनमें जो परिवर्तनशीलताएं हैं, स्पेशली परिवर्तनशीलताएं इनमें बहुत ज़्यादा क्यों आती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं परमाणु आकार। फर्स्ट नंबर है हमारा परमाणु या आयनिक आकार। परमाणु या आयनिक आकार, परमाणु या आयनिक हिंदी पे मत जाओ, आयनिक आकार, परमाणु या आयनिक आकार या आयनिक त्रिज्या। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, आकार भी हो सकता है और त्रिज्या भी हो सकती है, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए परमाणु आकार या जो आयनिक आकार होता है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है। अगर मैं स्कैंडियम से बात करूं, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम और मैग्नीज तक, ठीक है, यहाँ तक जो परमाणु आकार जो रेडियस होती है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ती है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी रेडियस होती है वो क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रेडियस क्या होती है, एक्चुअल में बढ़ती नहीं है बल्कि क्या होती है, घटती है। ठीक है, पुराने वाले लेक्चर में अपने थोड़ा बहुत देखा था। फिर मैग्नीज, उसके बाद आपका फेरस, कोबाल्ट और निकिल, यहाँ तक आपकी जो रेडियस होती है वो लगभग स्थिर रहती है। ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस होती है वो क्या होती है, लगभग स्थिर रहती है। इसके बाद आपकी कॉपर, जिंक, यहाँ जाते जाते आपकी जो रेडियस है वो क्या होने लग जाती है, यहाँ से निकिल से लेके कॉपर जिंक तक आपकी रेडियस क्या होने लग जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए एक ही वर्ग में पहले घट रही है, फिर बराबर हो रही है, फिर बढ़ रही है, इन सब का रीजन क्या है। तो देखिए आपने सबने 11th क्लास में पीरियोडिक टेबल का एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें पढ़ी होगी एक तो ENC प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और एक पढ़ा होगा आपने SE शील्डिंग इफेक्ट। क्या? शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। एक तो ये पढ़ा होगा आपने वर्ड परिरक्षण प्रभाव, और एक पढ़ा होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों के आधार पे ही ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक आकार क्यों घट रहा है,
फिर मैग्नीज फेरस कोबाल्ट में आकार क्यों स्थिर है, फिर कॉपर और जिंक निकिल कॉपर जिंक में आकार है वो क्यों बढ़ गया है, इसका रीज़न इन दोनों से ही है। तो देखिए जो आपका ENC है, जो आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश है ENC, ये 1/में में समानुपाती होता है रेडियस के, किसके, रेडियस के 1/में में समानुपाती होता है। यानी जहाँ पर रेडियस घटेगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, ENC आपका बढ़ जाएगा। अगला है आपका जो शिल्डिंग इफेक्ट है, ये समानुपाती होता है आपके रेडियस के, यानी जहाँ पर रेडियस बढ़ रही है वहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मैं सीधा सीधा भी अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो ENC है वो बढ़ गई होगी, ENC बढ़ गई होगी। अगर ENC बढ़ गई है तो दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ENC का मान है वो शिल्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगली बात आती है मैग्नीज फेरस कोबाल्ट में ऐसा क्या हुआ था। तो तीनों में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपकी ENC है वो शिल्डिंग इफेक्ट के बराबर हो जाती है, ENC बराबर शिल्डिंग इफेक्ट, समझ गए। उसके बाद निकिल कॉपर जिंक, निकिल कॉपर जिंक में क्या होगा, आपका जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, किससे, ENC से, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश से आपका शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ये तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। लेकिन सर आपने तो पहले त्रिज्या का क्रम बता दिया फिर इसका क्रम बता दिया, आपने ये तो नहीं बताया कि ये कम क्यों हुई, इसको तो आप सीधा लेके आ गए, इसके आधार पे ये वाला बता दिया। बिल्कुल बेटा, अब यही चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए जरा, इसको मिटा दूं यहाँ से। देखो अगर मैं बात आपके सामने सीधी सीधी अगर बात करना चाहूँ तो ज़रा मुझे बताओ क्या कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा कि आपके सामने। देखो अगर मैं यहाँ से सीधी सीधी अगर बात करना चाहूँ तो देखिए ENC जो क्या होती है, ENC क्या होती है, ENC होती है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कि जो ये आपका कोई परमाणु है, ठीक है, ये इसका सेंटर एटम है, यहाँ पर सेंटर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो ये कोई पहला कोश है, दूसरा कोश है, कोई सा भी कोश हो सकता है, उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो नाभिक के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पे जो चार्ज या बल लगाया जाता है, इन नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लगाया जाता है वही क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब एक चीज़ बताइए, इधर पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में और बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के मध्य बल लगेगा। और मान लो अगर ये नाभिक का बल ज़्यादा हुआ तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा या दूर भगाएगा, ये बताओ पहले तो। यानी आपने एक चीज़ पढ़ी है हमेशा से कि जो नेगेटिव चीज़ होती है, यानी जो विलोम होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, विलोम होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। यानी लड़का लड़की से ही शादी करता है, लड़का लड़के से शादी नहीं करता है, समझ गए। मतलब विपरीत लिंग के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है विपरीत लिंग के मध्य, आकर्षण। तो देखिए यहाँ पर विपरीत लिंग के मध्य क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। देखिए पहले ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह यहाँ पर थे, यहाँ पर थे और यहाँ पर थे। अब इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जाएंगे, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे। कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे आपके इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करने लगेंगे तो क्या कुछ इस तरह का बन जाएगा कि ये पॉजिटिव आपका चार्ज हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है, पहले देखो आकार ज़्यादा बड़ा था, अब छोटा हो गया है। अब आकार क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक आकार क्या होता है, छोटा होता जाता है। क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे ही आप स्कैंडियम में जाओगे तो 21 प्रोटॉन आते हैं, फिर जैसे टाइटेनियम में जाओगे 22 प्रोटॉन आ जाएंगे, फिर वेनेडियम में जाओगे 23 प्रोटॉन आ जाएंगे, फिर क्रोमियम में जाओगे 24 प्रोटॉन आ जाएंगे। इस वजह से प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को भी ज़्यादा खींचना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपने यहाँ तक तो बता दिया कि जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या सर हमें ये बताइए कि क्या ये जो आपका मैग्नीज है, आपका फेरस है, आपका कोबाल्ट है, क्या यहाँ पर इन तीनों में क्या आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ता है क्या इन तीनों में आपका पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ता है क्या? क्योंकि एक प्रोटॉन तो यहाँ भी आएगा, एक प्रोटॉन यहाँ भी बढ़ेगा, एक प्रोटॉन यहाँ भी बढ़ेगा। बिल्कुल बेटा जी, यहाँ पर भी बढ़ेगा, आपकी बात सही है। लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी में 5 कक्षक पाए जाते हैं। कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5 कक्षक पाए जाते हैं। देखिए स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन आता है डी कोष का, किसका? डी उपकोष का पहला इलेक्ट्रॉन किस में आता है? स्कैंडियम में। देखो ये स्कैंडियम का भर दिया,
ये टाइटेनियम का भर दिया, ये वेनेडियम का भर दिया, ये क्रोमियम का भर दिया और ये मैग्नीज का भर दिया मैंने। ठीक है, अब मैग्नीज के बाद जैसे ही देखो मैं अगला इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मुझे बताओ कि सब रूम में एक एक स्टूडेंट अभी बैठा हुआ है। आप जहाँ जहाँ बैठे हो, मान लो अपनी जगह आप अकेले बैठे हो, एक सीट है उस पर आप अकेले बैठे हो। अब मान लो कोई दूसरा आया, अब मान लो आपकी सीट पे कोई दूसरा बंदा आया, तो क्या बताओ, क्या ये इसे बैठने देगा क्या यहाँ पर? बताओ, इसे बैठने देगा क्या यहाँ पर? अगर इसने नहीं बैठने दिया, मान लो इसने इसका विरोध कर लिया, तो क्या ये इसमें जाएगा? क्या जाएगा? क्योंकि जगह इसमें भी खाली है। एक सीट पे दो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन एक पहले से ऑलरेडी बैठ चुका है, तो दूसरा वाला अगर ये नहीं बैठने देगा, ये बोल देगा यार भाई पीछे वाली पे जाके बैठ जा, तो ये क्या करेगा? यहाँ बैठेगा। अगर यहाँ भी इसने नहीं बैठने दे तो फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा। क्या? तो जैसे जैसे ये जाते हैं तो ये दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। इससे क्या होता है? इनका आकार बढ़ जाता है। इनका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इनका आकार बढ़ गया तो सर आपने तो आकार बराबर बताया है। बेटा सुन तो सही, पहले पूरी बात तो सुन ले। देख, यहाँ पर आकार बढ़ गया किसकी वजह से? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मन होना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर बढ़ गया क्या? जैसे ही बढ़ा उसके बाद मुझे एक चीज बता, यहाँ पर तो बढ़ गया, क्या नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा? क्या नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ा? तो नाभिक में जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो इनके दूर भागने की जो क्रिया है ना, उसको संतुलित कर देता है। उसको क्या कर देता है? संतुलित कर देता है। यानी एक रूम में दो लोग, आप दोनों भाई को एक ही रूम में रहना है। पहले बड़े वाले भैया पहले से उपस्थित है, छोटे वाले को मना कर दिया, भाई तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा। वो दूसरे वाले रूम में गया, दीदी के पास गया, दीदी ने मना कर दिया, मेरे रूम में नहीं आएगा। समझ गए? थोड़ी देर बाद क्या हुआ? पापा आए, अरे क्या प्रॉब्लम है भाई बता, है क्यों नहीं रहने दे रहा इसको? तो पापा के डर से क्या हो गया? वो भाई ने या बहन ने आपको अपने रूम में एंट्री दे दी, तो आप उसी रूम में रहने लगे। यहाँ पर वही सीन है कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर भागने लगे थे, इनको जो नाभिक का पॉजिटिव चार्ज है इसने क्या किया? इसको संगठित कर दिया। तो नाभिक के पॉजिटिव चार्ज ने तो इसको क्या किया? कंप्रेस कर दिया, और इलेक्ट्रॉनों के जो ये प्रतिकर्षण था इसने क्या कर दिया? इसको डिफ्यूज कर दिया। तो कंप्रेस और जो डिफ्यूज दोनों प्रक्रिया थी, यानी इधर जाने की और वापस आने की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई? बिल्कुल सिमिलर, और इन तीनों का आकार लगभग समान हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग समान हो जाता है। समझ गए क्या इस बात को? इसके बाद देखो निकिल कॉपर जिंक। निकिल कॉपर जिंक में क्या सीन बनता है? देखिए, निकिल कॉपर जिंक में भी आपका वही सीन बनता है। आपके जो 5 कक्षक होते हैं, आपके जो ये 5 कक्षक होते हैं, इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन तो इसने भर दिए। क्या कर दिए? 5 इलेक्ट्रॉन इसने भर दिए। क्रोमियम तक भर दिए, फिर मैग्नीज तक भर दिया, फिर इसके बाद मैग्नीज के बाद ये फेरस का आ गया, ये कोबाल्ट का आ गया। अब इतने बच गए। अब देखो यहाँ पर पहले से क्या हो रहा था कि आपका जो ये फेरस वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो ये फेरस वाला इलेक्ट्रॉन है और आपके जो कोबाल्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये रहा आपका फेरस का इलेक्ट्रॉन और ये रहा आपका कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉन। ये पहले से ही हमने देखा कि ये दोनों कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें और कभी इसमें गति कर रहे थे। ठीक है, इन सब में गति करते जा रहे थे। पहले से ये दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में मूव कर रहे हैं। ये तो इस इलेक्ट्रॉन की गति है, इस इलेक्ट्रॉन की गति यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके इस तरह से ये गति करे जा रहा था। अब इसके बाद जैसे ही आपने निकिल का इलेक्ट्रॉन इसमें फिर से डाल दिया, निकिल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकिल का इलेक्ट्रॉन भी इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। निकिल का इलेक्ट्रॉन आपने डाला, फिर उसके बाद आपने कॉपर का इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया। ये आपने कॉपर का इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो क्या कॉपर का इलेक्ट्रॉन भी इन सब की तरह मूव करेगा? यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया। इस तरह से क्या होता है, सारे के सारे जो दूसरे इलेक्ट्रॉन आते हैं दूसरे नंबर के किसी कक्षक में, इसको क्या बोलते हैं? एक डिब्बे को कक्षक। इस कक्षक में दूसरा जैसे इलेक्ट्रॉन आने लगता है तो क्या करते हैं? एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण स्टार्ट हो जाता है। इस बार क्या हुआ? 5 रूम थे, 5 रूम में 5 लोग तो पहले से एडजस्ट थे। 2 लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कभी इसमें जाता था कभी इसमें जाता था। अब 2 के बाद 1 1 2 2 3 3 और बढ़ गए, तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा स्टार्ट हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश था, जो नाभिक के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, उसके जो खींचने की क्षमता थी वो कम हो गई और इनकी लड़ाई झगड़ा क्या हो गया? बढ़ गया, इसलिए दूर दूर हो गए। इस वजह से निकिल कॉपर जिंक तक जाते जाते त्रिज्या का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या?
क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? यानी सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक आकार इसलिए घटता है क्योंकि ईएनसी का मान शिल्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा हो जाता है। फिर आगे मैग्नीज, फेरस और कोबाल्ट में आकार लगभग समान होता है, बिल्कुल समान नहीं बोला है बेटा मैंने, लगभग समान होता है। किस वजह से? क्योंकि आपका शिल्डिंग इफेक्ट और ईएनसी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उसके बाद आपका निकेल, कॉपर, जिंक में आपका रेडियस है वो बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है? आपका शिल्डिंग इफेक्ट ईएनसी से ज़्यादा हो जाता है। क्या परमाणु आकार आपको पता लग गया क्या? अब एक चीज़ बताओ, मैंने किसी आवर्त के बारे में आपको बता दिया, क्या मैंने किसी आवर्त के बारे में आपको बता दिया, तो क्या वर्ग के बारे में आप खुद बता दोगे? देखो बेटा सिंपल सी बात है, किसी भी वर्ग में एक कोश से, एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं। जैसे ये कौन सा आवर्त है, ये एक आवर्त हो गया। उसके बाद अगला आवर्त जो आएगा स्कैंडियम के बाद क्या आता है, इटरबियम। तो इसमें क्या होता है, इस वाले जैसे ही वर्ग में आवर्त में जाएंगे तो इसकी तुलना में इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नया कोष जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, एक नया कोष जुड़ जाता है, इस वजह से आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी पहले तो आपके घर में केवल एक ही रूम था, अब एक रूम और बढ़ गया है, तो क्या घर का आकार बढ़ गया है क्या? वैसे ही यहाँ पर आकार बढ़ जाता है। जैसे ही सेकेंड ईयर LA और AC, जैसे ही LA में जाएंगे आकार और बढ़ जाएगा, AC में जाएंगे आकार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से यानी ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पे रेडियस का मान हमेशा बढ़ता है, बिना किसी अपवाद के रेडियस का मान हमेशा बढ़ता है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे रेडियस का मान कभी बढ़ता है और कभी घटता है। ये किस पे डिपेंड करता है हमने आपको बता दिया है। बेटा यहाँ पर किसी के दिमाग में यह आया होगा कि सर यहाँ पर वो लेंथेनॉइड इफेक्ट लगेगा, अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा हो तो देखिए बेटा वो यहाँ पर लगता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। वहाँ से जरूर रेडियस थोड़ी सी इफेक्ट होता है रेडियस पे, लेकिन आपको याद यही रखना है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आकार बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक आवर्त के साथ नया कोष जुड़ता है। समझ गए इस बात को? देखो जरा हैं, अपने पास है स्कैंडियम, इरिडियम, इटरबियम, लाए, AC, सेकेंड ईयर लाए AC, ठीक है। TZrHF, T जरा हाफ। आपको पता होना चाहिए स्कैंडियम के पास यहाँ आता है कैल्शियम, कैल्शियम से पहले आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से पहले आता है बेरिलियम, बेरिलियम के यहाँ बराबर में आता है लिथियम, और लिथियम से ऊपर आता है हाइड्रोजन। यानी ये पहला आवर्त होता है, ये दूसरा आवर्त होता है, ये तीसरा आवर्त होता है, और ये आपका स्कैंडियम कौन से आवर्त में आता है, चौथे आवर्त में। कौन से? फोर्थ आवर्त में आता है। यानी ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये आपका छठा आवर्त है, और ये आपका कौन सा आवर्त है, सातवां आवर्त है। पूरी आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो पता ही है कि ये कहाँ से कहाँ तक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए मेरा इंपॉर्टेंट बताना यही है कि जो ये पहला होता है इसे 3D श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी। इसका मतलब आपको कुछ पता लग रहा है कि अगर इसको 3D बोला है तो ये कौन सी हो जाएगी, 4D, ये कौन सी 5D, और ये नीचे वाली कौन सी हो जाएगी, 6D श्रेणी। कौन सी श्रेणी? 6D श्रेणी। अगर इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी बोला है तो ये सेकंड संक्रमण श्रेणी हो जाएगी, ये थर्ड संक्रमण श्रेणी हो जाएगी, और ये आपकी फोर्थ संक्रमण श्रेणी हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, द्वितीय में कितने होते हैं, तीसरी में कितने होते हैं, चौथे में कितने होते हैं। सारी की सारी डिटेल आपसे पूछी जा सकती है। अब देखिए मैं आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका अभी थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे लेंथेनॉइड जो संकुचन होता है उसकी, तो पहले दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं। देखो आकार का जो ग्राफ है उसकी पहले बात कर लेते हैं। हमारा जो आकार का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो अगर मान लो मैं रेडियस और परमाणु क्रमांक के मध्य अगर मान लो कोई ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पर हमारी क्या होगी, रेडियस बढ़ती जाएगी और यहाँ पर मेरा परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं स्कैंडियम से स्टार्ट करूँ, मान लो स्कैंडियम से लेने के बाद क्रोमियम तक क्या होता है, आकार घटता है। ये लो मैंने स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक आकार घटा दिया। उसके बाद
मैग्नीज से फिर स्थिर होना स्टार्ट होता है, ये आपका कोबाल्ट तक स्थिर हो गया। फिर निकेल से फिर वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ये वापस से बढ़ गया। इस तरह से आपका ये किसका हो गया, ये हो गया 3D श्रेणी का। अगर 4D श्रेणी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ कि 4D श्रेणी का ग्राफ इसके नीचे आएगा कि इसके ऊपर आएगा। सर क्या बात करते हो, 4D श्रेणी का ग्राफ तो इसके ऊपर आएगा, क्योंकि 4D श्रेणी की रेडियस ज़्यादा होती है। और किस कारण रेडियस ज़्यादा होती है बेटा जी, रेडियस ज़्यादा होती है सर एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाने पे क्या होता है, नया कोष जुड़ जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, नया कोष जुड़ जाता है आवर्त चेंज होते ही। तो जो आपका अगला होगा उसमें भी कुछ इस तरह से होगा, यहाँ तक बढ़ेगी घटेगी फिर स्थिर हो जाएगी फिर वापस से बढ़ जाएगी। इसमें अगले वाले में भी यही होगा, पहले घटेगी फिर स्थिर हो जाएगी फिर बढ़ जाएगी। उससे अगले वाले में भी पहले ये होगा, पहले घटेगी फिर स्थिर हो जाएगी और फिर वापस से बढ़ जाएगी। इस तरह से आपके 3D 4D 5D और 6D श्रेणी के लिए जो परमाणु क्रमांक और जो रेडियस होता है उसमें कुछ इस तरह के ग्राफ हमने को देखने को मिलते हैं। समझ गए इस बात को। अगली बात करते हैं घनत्व की। किसकी, घनत्व की। देखो लेंथ यूनिट संकुचन याद रखना, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊँ तो आपने को पढ़ना है। लेंथ यूनिट संकुचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो पहले घनत्व की बात कर लेता हूँ। देखिए घनत्व होता है D बराबर m/v। सर फॉर्मूला तो हम भी जानते हैं, जानते हो आप फॉर्मूला, वेरी गुड। देखो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। अब देखिए D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके घनत्व और आयतन में, घनत्व होता है वो द्रव्यमान और आयतन पे किस तरह से डिपेंड करता है, जरा देखना। एक चीज़ बताओ मुझे, D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसमें आयतन कहाँ से आएगा और उसमें द्रव्यमान कहाँ से आएगा, बताओ। आयतन कहाँ से आएगा और द्रव्यमान कहाँ से आएगा, बताओ। एक गोले की तरह होंगे क्या ये, तो गोले का आयतन लगा लेंगे तो आयतन तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कहाँ से आएगा, प्रोटॉन की संख्या से। कहाँ से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से और इलेक्ट्रॉन की संख्या से। द्रव्यमान कहाँ से आएगा, स्पेशली तो आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से, लेकिन इलेक्ट्रॉन को भी आप ऐड कर लो, इलेक्ट्रॉन को भी आप मान लो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी द्रव्यमान संख्या वैसे ही बढ़ती जाएगी। और एक चीज़ बताओ, जैसे ही द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान बढ़ेगा या भार बढ़ेगा और आयतन किसी एक आवर्त में तो फिक्स रहेगा, क्योंकि कोष के हिसाब से होता है आयतन। तो देखिए 3D में क्या, 3D जो D कोष होगा वो ऐसा ही, D उपकोष होगा वो ऐसा ही होगा, फिक्स आयतन होगा D उपकोष का। अगर मान लो 4D में आ गया यार, 4D में मान लो ऐसा कोई उपकोष है D, तो 4D का फिक्स आयतन होगा। लेकिन क्या द्रव्यमान स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाने पे क्या द्रव्यमान बढ़ता है, क्या द्रव्यमान बढ़ता है क्या? सर कैसे बढ़ता है? अरे बेटा जी, द्रव्यमान किससे बढ़ता है? प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से। तो क्या स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या प्रोटॉन की संख्या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है ना, बढ़ती है। स्कैंडियम में देखो 21 होते हैं प्रोटॉन और जिंक में कितने होते हैं? 30। समझ गए? न्यूट्रॉन भी स्कैंडियम में होते हैं, उसके बाद जिंक में भी, और स्कैंडियम में जो अंतर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 21 होते हैं, यहाँ पर भी 30 होते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया? इस वजह से जो आपका द्रव्यमान है वो यहाँ से स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ, एक लाइन नोट लगा के लिख लेना कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आवर्त में किसी एक श्रेणी में, किसी भी एक श्रेणी में आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पे आकार बढ़, लेफ्ट टू राइट जाने पे भार बढ़ता है या द्रव्यमान बढ़ता है, जिससे घनत्व का मान भी बढ़ता है, जिससे घनत्व का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि आकार होता है या जो आयतन होता है वो तो बिल्कुल निश्चित होता है, और द्रव्यमान क्या होता है? समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे क्या होता है? द्रव्यमान बढ़ता जाता है और घनत्व हमारा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए देखो मैं आपको बताऊं, आपने लिखा था FERUOS, फिर लिखा था आपने कौन रहेगा आयरलैंड, आपने ये लिखा था। तो देखिए जो ये ओस्मियम और ये जो इरिडियम है ये सबसे लास्ट वाले में आ गए। अब तो देखो नीचे आने पे क्या हुआ, नीचे आने पे क्या हुआ? देखो
आकार तो सेम रहा, यहाँ भी है यहाँ भी है वही आकार यहाँ, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो गई क्या, इसलिए नीचे आने पे भी आपका घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे आने पे घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और पूरी आवर्त सारणी में ओस्मियम और इरिडियम का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन दोनों का 22.57 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स के समथिंग होता है। 22.57 ग्राम सेंटी इनवर्स के इनवर्स ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इरिडियम का ज़्यादा होता है, ओस्मियम का थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इरिडियम ऑप्शन में आपको जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो, जैसे आप नीट का एग्ज़ाम दो, जेई का एग्ज़ाम दो, आईसीआर का पेपर दो, तो वहाँ पर आपको इरिडियम कम मिलता है और ओस्मियम ज़्यादा मिलता है। समझ गए। और सबसे ज़्यादा जो आपका घनत्व है वो किसका होता है, इरिडियम और ओस्मियम का। दोनों का याद कर लेना, इरिडियम और ओस्मियम का ज़्यादा होता है, जो 22.57 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग समान होता है। यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे, किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे डी का मान बढ़ता है, डी का मान बढ़ता है। और किसी भी वर्ग में अप टू डाउन जाने पे, किसी भी वर्ग में अप टू डाउन जाने पे डी का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, डी का मान बढ़ता है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखो पहले लेंथेनोइड संकुचन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, लेंथेनोइड संकुचन। देखिए लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनोइड जो इलेक्ट्रॉन्स, लेंथेनोइड जो एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा या उनकी वजह से परमाणु में या किसी एलिमेंट में किसी प्रकार का कोई संकुचन हो जाता है। संकुचन का मतलब होता है बिछना, मतलब इस तरह से, मतलब पहले ऐसा था उसके बाद इस तरह से सम्मिलित होना, संगुणित होना, संगुठित होना। वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, देखो बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो आएगा नहीं क्या होता है क्या नहीं आता। देखो यहाँ पर बात करें, अभी अभी हमने देखा था कि ये 3D, ये 4D, ये 5D और ये 6D, ये 7वां आवर्त था, ये 6ठा आवर्त था, ये 5वां आवर्त था और ये कौन सा, 4था आवर्त था। ठीक है, तो देखिए इस आवर्त, इनमें क्या होता है, स्कैंडियम, इरिडियम और लेंथेनम और एक्टिनियम। देखो इसमें क्या होता है कि लेंथेनम के बाद वाले सारे तत्व क्या कहलाते हैं, ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंथेनोइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लेंथेनम होता है इसमें इसी 5D वाले में क्या आ जाता है, यहाँ पर अपने पास 4F के एलिमेंट आ जाते हैं, 4F के एलिमेंट्स आ जाते हैं। और उन एलिमेंट्स होते हैं 4F, जो F होता है, F का शिल्डिंग इफेक्ट, F का शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही कम होता है। तथा F के अंदर जो प्रोटॉन होंगे उन प्रोटोनों का क्या, ENC बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, ENC बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ENC आपके प्रोटोनों की संख्या पे निर्भर करता है और शिल्डिंग इफेक्ट आपके उपकोष पे निर्भर करता है कि S उपकोष है कि P है कि D है कि F है। शिल्डिंग इफेक्ट का जो क्रम होता है वो होता है आपका S के लिए सबसे ज़्यादा, फिर P के लिए, फिर D के लिए और फिर सबसे लास्ट में F के लिए होता है। क्योंकि जो नाभिक के सबसे नज़दीक होता है वही शिल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा डाल सकता है और S ही नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, इसीलिए S ही शिल्डिंग इफेक्ट का कार्य सबसे ज़्यादा करता है। तो देखिए 4F के जो तत्व होते हैं उनका जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है और ENC ज़्यादा होता है। इस वजह से देखिए 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में जाने पे तत्वों का आकार बढ़ता है। 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में जाने पे तत्वों का आकार बढ़ता है, लेकिन 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में जाने पर तत्वों का आकार, 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में जाने पर तत्वों का आकार तुलनात्मक रूप से उतना नहीं बढ़ता है। तुलनात्मक रूप से उतना नहीं बढ़ता है। कितना नहीं बढ़ता है, जितना स्कैंडियम से लेके यहाँ तक आया, जब जितना यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ पर जो आकार बढ़ा, यहाँ पर जो आकार बढ़ा है वही आकार यहाँ से यहाँ तक बढ़ना चाहिए था या उससे ज़्यादा ही बढ़ना चाहिए था। जबकि यहाँ का जो आकार है वो बड़ा नहीं है, वो आकार क्या हुआ है, बड़ा नहीं है।
क्या नहीं हुआ है, आकार बढ़ा नहीं है। आकार नहीं बढ़ने है, ये क्यों हुआ है, ये यहाँ पर ये सीन क्यों बना है, आकार क्यों नहीं बढ़ा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या आ गए हैं, लेंथिनम के जस्ट बाद में क्या आ गए हैं, आपके 4f के एलिमेंट आ गए हैं। किसके एलिमेंट आ गए हैं आपके पास, 4f के एलिमेंट आ गए हैं। ये 4f के एलिमेंट क्या काम करते हैं, आपके जो 4f के जो तत्व है ये क्या करते हैं, इनका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, ENC बहुत ही ज़्यादा होता है। शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट पहली बात तो सबसे ज़्यादा S का होता है, यानी जो उपकोष नाभिक के सबसे नज़दीक होता है उसका ही आकार क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो F क्या होता है, नाभिक से सबसे दूर होता है, इस वजह से इसका शिल्डिंग इफेक्ट सबसे कमज़ोर होता है। या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो F की आकृति होती है, F की जो आकृति होती है, F की आकृति होती है वह अनिश्चित होती है, अनिश्चित अनियमित होती है, यानी एक विस्तारित आकृति होती है, जिस वजह से ये अपना शिल्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आकार तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ पाता है, तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ पाता है, और ये नहीं बढ़ना ही क्या कहलाता है, लेंथेनोइड संकुचन। क्या कहलाता है, लेंथेनोइड संकुचन। दोबारा से सुनना, लेंथेनोइड संकुचन किसे कहते हैं, 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में जाने पर, 3D श्रेणी से 4D श्रेणी पे जाने पर तत्वों का आकार बढ़ता है, तत्वों का आकार बढ़ता है, लेकिन 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में जाने पर, लेकिन 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में जाने पर तत्वों का आकार तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ता है। ये क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि 4D श्रेणी से 5D श्रेणी के मध्य ए ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनका पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है, आकार तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने की वजह से वो नाभिक में जो प्रबल चार्ज है वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे आकार तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम बढ़ता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि नहीं बढ़ता है या बहुत ही कम बढ़ता है, और उसे ही क्या कहते हैं, लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। देखिए, लेंथेनोइड संकुचन के कारण एक आपको एक स्पेशल सा उदाहरण देता हूँ कि आपका ये जो जेडार है और आपका जो ये HF है, जेडार और जो ये HF है, इन दोनों का आकार लगभग समान होता है। क्या होता है, आकार लगभग समान होता है, आकार लगभग समान होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो ये HF है इसकी 159 पिकोमीटर होती है, जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 159 पिकोमीटर, सॉरी 160 पिकोमीटर होती है, और आपका जो ये जेडार है इसकी 159 पिकोमीटर होती है रेडियस, समझ गए। तो देखिए आकार बढ़ा किसका, 160, तो इसका आकार बड़ा हो गया, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कुछ उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये 159 पिकोमीटर होती है, और ये कितनी होती है, 160 पिकोमीटर। कितनी होती है, 160 पिकोमीटर। तो देखिए आकार बढ़ा किसका, ऊपर वाले का आकार बड़ा हो गया, जबकि आकार किसका बड़ा होना चाहिए था, HF का बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे एक नया कोष जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या आ गया, बीच में ही 4F आ गया। क्या आ गया, 4F आ गया। इसी वजह से आकार क्या होता है, कम होता है। किसके कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण, और वही क्या कहलाता है आपका, लेंथेनोइड संकुचन। दोस्तों यही चीज़ अगर मैं एक्टिनोइड संकुचन के बारे में अगर बात करूं, लेंथेनोइड संकुचन के जस्ट बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्टिनोइड संकुचन। क्या आएगा, एक्टिनोइड संकुचन। और एक्टिनोइड संकुचन भी यही होता है। लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है, 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में जाते हैं तो लेंथेनोइड एलिमेंट्स आ जाते हैं, F ब्लॉक के 4F के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिससे आकार तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ता है या तुलनात्मक रूप से कम बढ़ता है, उसे लेंथेनोइड संकुचन कहते हैं। और हम एक्टिनोइड संकुचन किसे कहेंगे, 5D श्रेणी से 6D श्रेणी के मध्य 5F के एलिमेंट्स आ जाते हैं। किसके, 5F के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और उनके कारण आकार नहीं बढ़ पाता है या तुलनात्मक रूप से नहीं बढ़ पाता है, उसे ही क्या कहते हैं, एक्टिनोइड संकुचन। क्या कहते हैं, एक्टिनोइड संकुचन। एक्टिनोइड संकुचन में वही चीज़ होती है, आपका जो शिल्डिंग इफेक्ट है, शिल्डिंग इफेक्ट ये कम हो जाता है, और आपका ENC है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्या आपको लेंथेनोइड इफेक्ट और एक्टिनोइड इफेक्ट एक साथ समझ में आ गए क्या। देखिए हमने पहला पॉइंट इसका पढ़ लिया, परमाणु आकार या आयनिक आकार, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। देखिए हमने इसका
पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या वो पढ़ लिया। उसमें हमने लेंथेनॉइड जो कंस्ट्रक्शन था वो भी देखा, एक्टिनॉइड जो संकुचन था वो भी देख लिया है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं धात्विक प्रकृति। क्या पढ़ते हैं? धात्विक प्रकृति या धात्विक बंध प्रकृति। ठीक है, धात्विक प्रकृति या धात्विक बंध प्रकृति। अब देखिए ये किस तरह से प्रकृति होती है और ये किस तरह से इसकी बढ़ती है या घटती है, जरा देखिए। तो बता दें, देखो धात्विक जो प्रकृति है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है। किस पे करती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। धात्विक जो प्रकृति होती है आपकी वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को मैं स्मॉल n से दर्शा देता हूं, और स्मॉल n का मान जैसे ही बढ़ेगा क्या होगा? स्मॉल n का मान जैसे ही बढ़ेगा धात्विक प्रकृति बढ़ती जाएगी। क्या होगा? धात्विक जो प्रकृति है वो बढ़ती जाएगी। धात्विक प्रकृति क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और आपको पता है स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, n की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए आपकी जो धात्विक बंध प्रकृति है ये भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्रोमियम के बाद जिंक तक आपकी धात्विक प्रकृति घटती जाएगी, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या हो जाती है? घटती जाती है। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? युग्मन प्रारंभ हो जाता है, युग्मन प्रारंभ हो जाता है। समझ गए इस बात को? यहाँ पर युग्मन प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन आना ही शुरू होता है। तो धात्विक बंध की प्रकृति आपको पता चल गई होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो चुंबक बनाई जाती है वो आपके क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, निकेल इन्हीं से बनाई जाती है। समझ गए? सबसे ज़्यादा स्पेशली किससे बनाई जाती है? फेरस से बनाई जाती है चुंबक। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें बहुत ज़्यादा होती है। समझ गए? अब देखिए जो धात्विक बंध प्रकृति है या धात्विक प्रकृति है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, और यहीं से हमारा गलनांक और क्वथनांक का पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। यानी गलनांक और क्वथनांक का पॉइंट भी यही है जिसमें धात्विक बंध जितने ज़्यादा बनेंगे वह उतनी प्रबलता होगी, और जो जितना प्रबल होगा उसका गलनांक क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी उतने ज़्यादा होंगे। यानी ये आपका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। इनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ये क्या होंगे? स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक n की वैल्यू बढ़ने से धात्विक बंध की प्रकृति बढ़ जाती है, और इसकी वजह से MpBp भी क्या हो जाते हैं? अपने बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि धात्विक बंध की प्रकृति बढ़ जाती है, मजबूती आती है, और जितनी मजबूती ज़्यादा आएगी अपने क्या होगा? MpBp भी बढ़ जाएगा। उसके बाद क्रोमियम से लेके जिंक तक MpBp की वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आती है, बहुत ही ज़्यादा गिरावट आती है, और इसकी वजह से इनके MpBp बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा था ZnCdHg, इन तीनों को वाष्पशील तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्पशील तत्व। वाष्पशील तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विड अवस्था में या बहुत ही न्यून ताप पर इनको गर्म करने पे ये क्या हो जाते हैं? वाष्पित अवस्था में चले जाते हैं। आपको पता है Hg तो पहले से ही लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में Hg पाया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी होगी, मैंने आपको जब आपकी आवर्त सारणी बनाई थी इसकी डी ब्लॉक की, तो मैंने एक चीज़ लिखी थी इसमें कि यहाँ पर आपका जैसे मान लो यहाँ पर आपका जिंक था, यहाँ पर स्कैंडियम था, तो हमने क्या लिखा था? सेकेंड ईयर लाएसी। क्या लिखा था? सेकेंड ईयर लाएसी करोड़ मोती वाला ZnCdHg हमने ये रखा था। और मैंने आपको बताया था कि जो ये W होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा समथिंग 3400 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होता है। मेल्टिंग पॉइंट W का सबसे ज़्यादा होता है। और आपने अभी देखा कि जो ये क्रोमियम वाली लाइन होती है इसी में सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या होगा? धात्विक बंध उतने ही ज़्यादा बनेंगे। जितने धात्विक बंध ज़्यादा बनेंगे मजबूती उतनी ज़्यादा आएगी, और जितनी मजबूती ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी वजह से क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है ये पूरी आवर्त सारणी में अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा
होता है और पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा किसका होता है, W टंगस्टन का। क्या ये बात समझ में आ गई? अब किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, किस तरह से घटेगा, क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, ये भी मैंने आपको क्लियर करके दे दिया है। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, देखिए आपकी जो ये धात्विक प्रकृति थी, इसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि ये कुछ प्रकार की एक कोष्ठिका यानी कुछ प्रकार की धात्विक संरचनाएं दर्शाते हैं, जिसमें से इनमें HCP, BCC और FCC ये इनकी कॉमन संरचनाएं होती है। क्या होती है? कॉमन संरचनाएं होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेशियल सेंटर क्यूबिक, इस तरह से इनकी कुछ संरचनाएं होती है जो देखिए हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले थे, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो ये वाली चीज़ें भी वहाँ अपनी क्लियर हो जाएगी। समझ गए क्या इस बात को? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनन ऊर्जा। क्या? आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव, एक ही बात है। आयनन ऊर्जा भी वही होती है, आयनन एंथैल्पी भी वही होती है। एंथैल्पी भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी यानी IE। ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा। देखिए यहाँ पर जिस भी गुणधर्म की बात करते हैं, जैसे परमाणु आकार की बात की हमने, धात्विक बंध की बात की हमने, मेल्टिंग पॉइंट और अपने बॉइलिंग पॉइंट की बात की हमने, गलना और आपके घनत्व की बात की, डेंसिटी की बात की हमने, आयनन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें स्कैंडियम से लेके हम जिंक तक ही करेंगे। ZnCdHg और सेकेंड ईयर लाइएसी, इन सब के मध्य ही हमारी ये सारी की सारी टोटल बातें होगी। समझ गए इस बात को? तो देखिए इस बार भी स्टार्ट करते हैं। आयनन ऊर्जा एक्चुअल में होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों, आयनन ऊर्जा वैसे आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन मैं सिंपल से 2 वर्डों में अगर आयनन ऊर्जा को बताना चाहूँ तो मैं सीधा सा ये कहूँगा कि किसी भी परमाणु से या किसी भी पदार्थ से, किसी भी सतह से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, किसी को डिस्टर्ब करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी अगर मुझे आपको डिस्टर्ब करना है तो क्या करना होगा? आपको पढ़ाई से डिस्टर्ब करना है तो यहाँ पर एक गाना चला दूँ, अभी आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैंने जितना एफर्ट किया वही क्या होती है? एक तरह से आयनन ऊर्जा होती है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्कैंडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाएगी। याद रखना दोस्तों, आयनन ऊर्जा तो होती है किसी परमाणु में से, वो परमाणु चाहे उदासीन हो, चाहे ऋणावेशित हो, चाहे धनावेशित हो, कैसी भी स्पीसीज हो, किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा उस स्पीसीज को दी जाती है वही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं, अगर हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं तो ऊर्जा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अगर वो खुद स्पीसीज ऊर्जा रिलीज करता, बाहर निकालता, तो कैसी होती ऊर्जा? नेगेटिव होती। लेकिन यहाँ पर हम उसे ऊर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब आयनन ऊर्जा का मान कैसा होगा? पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखिए वैसे स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो आयनन ऊर्जा का मान होता है वो आकार इनका लगभग समान देखा था आपने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था लेकिन आकार लगभग समान था। उसी आकार समान की वजह से इनकी आयनन ऊर्जा भी लगभग समान होती है। लेकिन हम ये देखना चाहिए कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या होता है, तो जरा देखिए, स्कैंडियम +3 दर्शाता है और जिंक +2 दर्शाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, वहाँ से और फील आ जाएगा। स्कैंडियम +3 दर्शाता है, जिंक +2 दर्शाता है। उसके अलावा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और सबसे लास्ट का आपका कॉपर और जिंक है। इसमें आपका जो ये क्रोमियम होता है इसका 3d5 4s1 होता है, इसका 3d5 4s2 होता है। इस तरह से इनके सबके 3d और 4s12 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो देखिए स्कैंडियम और जिंक के लिए तो छोड़ दीजिए, उनके अलावा बाकी की अगर सबकी बात करूं तो इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। और क्रोमियम की और कॉपर की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों में पूर्ण पूरित कोष उपस्थित या अर्धपूरित कोष उपस्थित, अर्धपूरित कक्षक या अर्धपूरित उपकोष आ जाते हैं। यानी जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो कैसा होता है? अर्धपूरित होता है या पूर्ण पूरित होता है। और पूर्ण पूरित में से या अर्धपूरित में से, यानी किसी स्थायित्वपूर्ण कंपाउंड में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उससे ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी मैं एक सिंपल सी अगर आपको बात बताना चाहूँ तो ये बताओ, जैसे कि भारत में मान लो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही उच्च स्तर पे होती, बहुत ही अच्छी होती, तो क्या अभी कोरोना भारत का कुछ बिगाड़ पाता है क्या? अभी देखो समथिंग 10-12-15 लाख के समथिंग मरीज आ चुके हैं कोरोना के। पॉजिटिव जो केस हैं वो तो कमी है, लेकिन 15 लाख के समथिंग केस आ चुके हैं टोटल। तो अगर भारत में मान लो इतनी अच्छी सुविधाएं होती कि कोरोना को आते ही तुरंत पहले दिन ही ख़त्म कर दिया जाता, तो क्या इतना कोरोना फैलता क्या? इतना कोरोना फैलता क्या? नहीं फैलता ना। तो यहाँ पर भी यही सीन है कि जो कोई स्थायित्वपूर्ण वाला कोई कंपाउंड है, किसी का पहले से वो स्टेबल है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज करना चाहेगा क्या? नहीं करना चाहेगा। इसी वजह से हमने क्रोमियम को और कॉपर को क्या किया है? दूसरी बार में क्या किया है? डिस्टर्ब किया है। और किसी को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इन सब की द्वितीय जो आयनन ऊर्जा होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि द्वितीय अवस्था में इनके पास क्या होता है? अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। इसके जिंक की जो प्रथम आयनन ऊर्जा होती है वो भी ज़्यादा होती है, द्वितीय भी ज़्यादा होती है और तृतीय भी ज़्यादा होती है। क्योंकि प्रथम आयनन ऊर्जा जब प्रथम बार आयनन होता है, आई फर्स्ट, तब होती है जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। आई सेकंड तब होती है जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। आई थर्ड तब होती है जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। तो आई फर्स्ट कब होगी? आपकी जिंक में से 4s2 में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? 4s1 में से। यह आपकी आई फर्स्ट है। आई सेकंड कब होगी? जब 4s1 में से इलेक्ट्रॉन निकाल के 3d10 तक चला जाए। और आई थर्ड कब होगी? जब 3d10 में से 3d9 बना दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर पूर्ण पूरित था, पूर्ण पूरित को आपने अर्धपूरित बनाया है, समझ गए। फिर यहाँ पर आपका अर्धपूरित था, उसको आपने 3D में लेके गए। फिर 3D वाले को 10 वाले को आप 3d9 में जा रहे हो, यानी टोटल कुल मिला के आप इसे डिस्टर्ब कर रहे हो। पहले से ये स्थायी था, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। और यहाँ से स्कैंडियम से लेके जिंक तक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि आयनन ऊर्जा का मान आकार घटता है तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। यानी आई समानुपाती 1 रेडियस होती है। आई समानुपाती 1 रेडियस होती है। आपको पता है स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक क्या होती है? रेडियस पहले से ही कम होती है, क्योंकि जो ENC होता है प्रभावी नाभिक की आवेश वो ज़्यादा होता है। इस वजह से क्रोमियम तक का आकार वैसे ही कम होता है। फिर इसके बाद आकार समान होता है तो वैसे बढ़ गई। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है? 3D या D10 वाले एरिया पूर्ण पूरित कोष आ जाते हैं। इसकी वजह से आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो क्या आपको आयनन ऊर्जा के बारे में पता चला? आयनन ऊर्जा का मान सामान्यतः ये कह सकते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं 3D श्रेणी के, उनकी द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि द्वितीय बार में जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो किसी पूर्ण पूरित या अर्धपूरित कोष से इलेक्ट्रॉन, उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? इसके बाद देखो अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीकरण अंक का। आज का सबसे लास्ट टॉपिक वही है, ऑक्सीकरण अंक। फिर बाकी की जो प्रॉपर्टीज बच गई, जैसे उत्प्रेरकीय गुणधर्म है, चुंबकीय गुणधर्म है, संकुल आयनों का बनना, DD संक्रमण, ये सब अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। चिंता मत कीजिए आप फटाफट। जुलाई के महीने में वैसे भी आपके 2 ही चैप्टर होने थे, 2 ही चैप्टर होते हैं जुलाई के महीने में स्कूलों में भी, और हमने यहाँ पर भी 2 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिए हैं, क्योंकि दूसरा चैप्टर में इस जुलाई में 31 जुलाई तक कंप्लीट कर दूंगा, आप चिंता ना कीजिए, ठीक है। देखो अगला टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण अंक। किसका? ऑक्सीकरण अंक। देखिए ऑक्सीकरण अंक की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीकरण अंक इन सभी तत्वों के द्वारा सामान्यतः ये कह सकता हूं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाई जाती है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाया जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में होता क्या है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। आप मानता हूँ 11th क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ के आए हो, लेकिन अभी भी तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर वह होता है कि
किसी परमाणु, किसी अणु, किसी यौगिक कंपाउंड के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो सोडियम पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0। मैं कहूं SO4-2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्या आपको SO4 पे चार्ज दिख रहा है, -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2। समझ गए। मैं आपसे बात करूं कि H2O में H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, क्या H2O पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। समझ गए। यहाँ पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1-2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः कौन सा निकल के आता है, +2, कई +1 भी दर्शाते हैं, +3 भी दर्शाते हैं, +4 भी दर्शाते हैं। तो देखो सबकी बात करेंगे लेकिन कॉमनली अगर सबकी बात करें तो कॉमनली कौन सा होता है सबका, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, बोलो आप भी, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और सबसे लास्ट में आपका जिंक आ जाता है। तो देखिए स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है +3, जिंक एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है +2, ठीक है, +1 भी दर्शाता है, लेकिन जनरली कौन सी दर्शाता है, +2 दर्शाता है। और स्कैंडियम केवल +2 ही दर्शाएगा, स्कैंडियम केवल +3 ही दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है, मैं देखो AR तो 18 है, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इसका लिखना हो तो कैसे होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो 18 तक का हो गया। तो इससे तो क्या लिख सकते हैं, AR 18। और फिर उसके बाद देखो स्कैंडियम का होता है 3d1 4s2, तो ये S वाले और D वाले दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो +3 आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो जिंक में होता है 3d10 4s2, तो ये क्या करता है, D10 को तो त्यागता नहीं है, 4s2 को त्याग देता है, इसलिए +2 आ जाता है। कॉपर में क्या होता है 3d10 4s1, तो ये कॉपर क्या करता है, 1 को भी त्याग देता है और कभी कभी इसमें से भी त्याग देता है, इसलिए +1 और +2। निकिल में भी +2 +3 दर्शाई जाती है, यहाँ पर भी +2 +3 +4। आपकी जो किताब है उसमें पूरी की पूरी सारणी दे रखी है, मैं मेनली बता देता हूँ कौन सी किसकी कौन सी इंपॉर्टेंट है। इसकी +6 इंपॉर्टेंट है, इसकी +7 इंपॉर्टेंट है, इसकी +2 और +3 इंपॉर्टेंट है, इसकी +5 इंपॉर्टेंट है। समझ गए। वेनेडियम की +5 इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम की +6 इंपॉर्टेंट है और मैग्नीज की +7 इंपॉर्टेंट है। आपको केवल इन्हीं के बारे में याद रखना है, बाकी की आप याद रखो या मत रखो, सब +2 तो आएगी, ठीक है। कई इसमें +3 भी दर्शाती है, कई +3 भी दर्शाती हैं, लेकिन कॉमनली कौन सी होती है जो सबसे ज़्यादा दर्शाई जाती है, तो +2 देखो इसमें नहीं है और सब में है, इसमें नहीं है +2, इसीलिए क्या होगा, सारे की सारी कौन सी दर्शाते हैं, +2 तो दर्शाते हैं। अब देखिए आपके पास ये समझ में आएगा कि यार ये सब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शा रहा है। तो बेटा देखिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ये केवल इसी कारण दर्शाता है क्योंकि देखिए डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने देखा कि जब मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो मैंने लिखा 4s2 या 4s1, क्या लिखा, या तो लिखा होगा 4s1 या लिखा होगा मैंने 4s2, ठीक है। इससे पहले अगर मैं डी की बात कर रहा था तो डी 3d लिख रहा था, तो देखिए अगर 4 को n मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ns1 और ये ns2। तो अगर इसको n मान लिया तो 3 क्या है, n-1 बराबर 3 हो गया क्या, क्योंकि n कितना है, 4 - 1 बराबर 3, तो इसको क्या मानूंगा, n-1, तो ये क्या होता है n-1, ये क्या होता है n-1। और आपने देखा था डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns1 से 2 तक हो गया और n-1d से 0 से लेके कितना होता है, 1 से लेके कितना होता है, 10 होता है। समझ गए, 1 से लेके 10 होता है। तो देखिए जब ये केवल +1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्था जैसा है तो उसमें केवल ns के इलेक्ट्रॉन ही भाग रहते हैं। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, जब ये +1 या +2 ऑक्सीकरण अवस्था में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो तो यहाँ पर केवल आयनिक बंध बनता है। कौन सा बनता है, आयनिक बंध बनता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये n-1 के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था यानी n-1 में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 या 10 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कई बार मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो +2 दर्शा देगा, 2 त्याग दिया तो +3 4 दर्शा देगा, 3 त्याग दिया, 4 त्याग दिया, 5 त्याग दिया, 6 त्याग दिया, 7 त्याग दिया। इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन त्यागने से ये अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता रहेगा, अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है, जब ये n-1 के इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ पर सह
सहसंयोजक बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। समझ गए इस बात को? समझ गए? तो ऑक्सीकरण परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है? क्योंकि n-1 के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रंगीन आयन क्यों बनते हैं, उत्प्रेरकीय गुणधर्म क्यों दर्शाए जाते हैं, संकुल यौगिक क्यों बनाता है, चुंबकीय गुणधर्म कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।